बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MTH 501 के जो करंट फाइनल पेपर हैं उनमें मौजूद शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि अगर इसमें से 2 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका सब्जेक्टिव काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। जब भी मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट पेपर्स जो हैं वो मैं आपको सॉल्व करके जो दूँ आप तक वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ B1, ये आपके पास स्पेसेस हैं, बेसिस हैं सॉरी, कि B1 जो है 7 व -2, B2 2 व -1 और C1 जो है 4 - 1 और C2 5 2। ये गिवन है, एक कोऑर्डिनेट है आपके पास बी जिसके अंदर B1 B2 दो बेसिस हैं और एक सी कोऑर्डिनेट है जहाँ पे आपके पास C1 C2 बेसिस हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम सी टू बी। क्या आपने कोऑर्डिनेट को चेंज करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपने सी टू बी कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। तो कैसे करते हैं, आपके पास सबसे पहले आपने फॉर्म लिखनी है कि आप इसमें चेंजिंग लेके आना चाह रहे हैं जी फ्रॉम सी टू बी, ठीक है। जिसमें आपने फिर तमाम तार जो भी आपके पास बेसिस हैं आपने उनको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में ले आना है, B1 B2 C1 C2। ये आपका B1 B2 C1 C2, आपने उनकी जगह पर उनके जो मैट्रिक्स थे वो डिफाइन कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट आपने, तो उसके बाद आपने ये करना है कि जो आपने वैल्यू पुट कर दी है इसमें से आपने फर्स्ट वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है और आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अब आइडेंटिटी कैसे बनाते थे, इस वाले को 7 की जगह पे 1 बनाएंगे और 2 की जगह पे 0 बनाएंगे, फिर इस 2 की जगह पे 1 बनाएंगे और इस 2 1 की जगह पे 0 बनाएंगे और इस -1 की जगह पे 1 बनाएंगे। तो बनाना कैसे है जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने 7 वाले की जगह पे 1 बनाना है तो मैं उस पूरी रो को 7 से डिवाइड कर दूंगा। 7 वाला पॉइंट 1 रह जाएगा, बाकी हर एक के बटे में 7 आ जाएगा, ठीक है। वो पोर्शन हल हो चुका है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा कि अब आपने -2 वाले पॉइंट को क्या करना है, उसे आपने बनाना है जी 0। तो कैसे बना सकते हैं, आप कहेंगे कि मैं इस वाले पे ऊपर क्या करूँगा, अब मैं रो 1 को 2 से मल्टीपल करूँगा, ठीक है, और फिर उसको रो 2 में ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा -2 0 बन जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली इस पूरी रो में चेंज करनी है, आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए आप इसके ऑपोजिट यानी कि 7/3 -k से मल्टीपल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये 1 बन गया, उसके क्रॉसपॉन्डिंगली ये एलिमेंट भी चेंज हो गए। अब इस 1 की मदद से आपने इसको 0 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, ये देखें ये 2/7 है, आप इसको भी -2/7 से मल्टीपल करके इसके साथ ऐड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 बन जाएगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन जाएगा। उसके बाद जो चीज़ आपके पास यहाँ पे बचेगी वही आपका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा जो कि सी टू बी हमने चेंज करना था। अनदर क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन के शो दैट, मैट्रिक्स दिए हुए थे कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, इसे शो करवाएं। तो जब भी किसी दो मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल शो करवाना हो कि वो है या नहीं है, आपने उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो कह देते हैं ये ऑर्थोगोनल है, अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, 3 1 1 और -1 2 1। जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 3 1 से, 1 2 से, फिर 1 1 से मल्टीपल होगा और फिर ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इनको सम कर लेंगे तो सम करने से हमारे पास आंसर 0 आ चुका है।
सो प्रूव हो चुका है कि ये ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, कि अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन हो जिसके अंदर एक बेसिस गिवन हो, आप उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने एक जनरल फॉर्म याद रखनी है। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है टी के अंदर ए नॉट ए वन टी और ए टू टी स्केयर, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। ठीक है। और अगर आपके पास मैट्रिक्स जो बेसिस जो है वो वन टी टी का स्केयर हो और आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, आपने उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, तो आपने एक तो ये फार्मूला रखना है जी, पी ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्केयर। फिर आपने क्या करना है, आपके अंदर जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे उस पॉइंट बी पर, तो आपने टी ब्रैकेट बी और पी ब्रैकेट बी, मतलब कि आपने इनको और आपने जो पी ऑफ बी जो होगा आपका, जो कि आपके कांस्टेंट नंबर होते हैं, इनको मल्टीपल करने हैं। ठीक है। मल्टीपल करने का होता है ना, 3 ने इससे मल्टीपल होना है, 4 ने इससे होना है, 0 ने A2 से होना था तो वो 0 था, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी है। ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 था जिसकी वजह से ए नॉट शो नहीं हुआ, 5A1 माइनस A2। इसी तरह से मैंने थर्ड को भी मल्टीपल कर दिया और मेरे पास मल्टीपल होने के बाद ये वाले आंसर आ चुके हैं। अब इन्हीं आंसर को मैंने क्या करना है, इन्हीं आंसर को मैंने उस शुरू वाले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिया, सॉरी उस फॉर्म में ले आना है कि ए नॉट यानी कि आपका पहला पोर्शन, उसका आंसर जो है वो ये है। साथ में आप वन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वन यहाँ पे। और फिर ये वाले पोर्शन के साथ टी आ रहा है और ये वाले पोर्शन के साथ टी स्केयर आ रहा है। इसे कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनी मैट्रिक्स। ठीक है। अनदर क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, कि आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर को फाइंड करने हैं। तो किसी भी बेसिस के अंदर से कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ जी। तो सबसे पहले ये बहुत ही आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपके पास जो भी पोलिनोमियल गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे गिवन है जी 5 माइनस 4x प्लस 3x का स्केयर रिलेटिव टू बेसिस 1x x स्केयर फॉर p2, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। आपने सबसे पहले इस फॉर्म को लिख लेना है जो भी आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, जैसा कि मैंने लिखा है 5 माइनस 4x प्लस 3x का स्केयर इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करवाना है, किसके साथ करना है, c1 1 c2 x c3 x। अब कंपेयर किस तरह करना है कि 1 जिसके साथ यानी कि x ना हो वो c1 है और वो यहाँ पे क्या है 5, x उसके साथ c2 है यानी कि वो माइनस का 4, एक्स स्क्वायर उसके साथ c3 है यानी कि 3। तो बाय कंपेयरिंग जो है आप कंपेयर करेंगे और उन्हीं को निकाल के आप उनके कोऑर्डिनेट वेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। ये मेथड होता है कोऑर्डिनेट वेक्टर को फाइंड करने का। स्टूडेंट, आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपके मिक्स ना हो जाएं और फिर इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन था जो हमारे पास कि फाइंड द क्यू और फैक्टराइजेशन था, मैट्रिक्स हमें गिवन थे। सो स्टूडेंट, आपने अगर मैंने आपको लेक्चर में भी बताया हुआ था कि क्यू और फैक्टराइजेशन जब भी हम करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, हम सबसे पहले उसके ऑर्थोगोनल बेसिस को फाइंड करते हैं, फिर आर्थो नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, आर्थो नॉर्मल बनाने के बाद फिर हम उसको क्यू कहते हैं, उसका ट्रांसपोज लेके दोबारा ए से मल्टीपल करके आर बना देते हैं। ये सारा प्रोसीजर हमारे पास जो है वो एक क्यू आर फैक्टराइजेशन से होता है। तो हमने सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है ना, हमने इसको ग्राम श्मिट मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आना है, यानी x1 x2 एंड x3। क्योंकि उसमें 3 मैट्रिक्स थे तो हमने x1 x2 और x3 के 3 मैट्रिक्स ले आने। फर्दर हमें पता है कि जो हमारा x1 होता है वो v1 होता है। ठीक है। और v2 फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस x2 v1 बाई v1 तो मैंने x2 की जगह पे x2 का मैट्रिक्स और v1 की जगह पे v1 का मैट्रिक्स लगाने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं सॉल्व कैसे किए हैं। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीपल होगा, ये इसके साथ मल्टीपल होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, उनके क्रॉसपोंडिंगली जो है वो हमारे पास आंसर आएंगे। तो वो आंसर कैसे आ रहे हैं जी, 2 -1 -4 -4 +2, इस तरह से 1 1
नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीपल होकर 1 आज पॉजिटिव का आना था। तो हम देख सकते हैं जी कि इसको सॉल्व करने से नीचे ऊपर क्या आना था और नीचे क्या आना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी 2 2 + 4, 4 - 4 से क्या हो जाना था, कैंसिल हो जाना था। ऊपर बन रहा था माइनस का 5, नीचे बन रहा है पॉजिटिव का 5। तो 5 से 5 कैंसिल होकर इस माइनस ने उसे पॉजिटिव कर दिया। तो देखें दरम्यान में कुछ भी नहीं बचा था, बाकी सिंपली उसे ऐड करके हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसी तरह से आपने V3 निकालने हैं। V3 का फार्मूला मैंने लिख दिया है, आप खुद करेंगे ना तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये आपके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। अब हमने सॉरी ऑर्थोगोनल बेसिस हैं, हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करनी होती हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो V1 V2 V3 फाइंड हुई है ना, हमने इनका क्या करना है, हमने इनके साथ डिवाइड करवाना है इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो कैसे होगा, अगर मैं V1 के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो V1 का जो मैग्नीट्यूड होगा जो कि x1 ही है, उसमें देखें 1 का स्क्वायर 1, हर वाले पॉइंट का स्क्वायर लेते जाएंगे। इसका स्क्वायर भी 1 है, 1 1 1 1, तो कितने हैं जी 1 2 3 4 5। तो हम कह सकेंगे कि हर एक के बटे में 5 का स्क्वायर रूट आता जाएगा। वो हमारे पास उसकी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी। ठीक है, देख सकते हैं आपकी फर्स्ट रो जो है उसके हर एक रो में 5 को डिवाइड किया गया है। सेकंड कैसे आया होगा, तो सेकंड के लिए कुछ इस तरह से है कि जब आप V2 की बात करेंगे जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे देखें 3 का 9, ये भी 9 9 9, तो 4 दफ़ा 9 हो रहा है, ठीक है, जो कि 36 बनता है। 36 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना बन जाएगा 6। तो 6 जब हर एक के बटे में आएगा ना, 3 के बटे में जब 6 आएगा तो वो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, और ये देखें 1/2 1/2, वो जो ज़ीरो था वो वैसे ही ज़ीरो था। ठीक है ना, तो इसी तरह से नेक्स्ट वाले के लिए भी आपने खुद ट्राई करके आपने क्यू निकाल लेना है। फिर आपने इसी क्यू का, ये जो कि आपके आर्थो नॉर्मल बेसिस हैं, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद जब आप इसे ए से मल्टीपल कर देंगे तो आपको ये वाला, मतलब इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। यानी ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स में ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखा हुआ आप ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो 5 लाइन है आपने इसे लिखने के बाद फिर इनके जो है ना आपके पास कॉलम है उससे मल्टीपल कर देना है। देन फर्दर आपके पास जो आंसर आ जाएगा, अब ये आपके पास आर है, अगर आप इस आर को क्यू से मल्टीपल करेंगे तो आपको फर्दर ए भी मिल जाएगा। सो यही हमारे पास क्यू आर फैक्टराइजेशन होती है कि हम किस तरह से मैट्रिक्स को उनके क्यू आर में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर से बहुत हद तक, काफ़ी जो है वो हद तक जो है आपका एमसीक्यूज़ को भी कुछ कंसेप्ट मिलेंगे कि आपने ऑर्थोगोनल्स कैसे बताने हैं, फिर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बतानी है। ठीक है, और आपने जो है कोऑर्डिनेट वेक्टर कैसे फाइंड करना है, और आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करनी है, ऑर्थोगोनल कैसे बताने हैं, और उसके अलावा आपने चेंज एंड कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।